हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीए लर्नर्स। तो आज की वीडियो है सारे सीए फाउंडेशन के स्टूडेंट्स के लिए। तो आप ये जानने के लिए आए होंगे कि आखिर मेरे इतने नंबर कैसे आ गए। 87 नंबर कोई छोटी बात नहीं है सीए फाउंडेशन में। तो मैंने ये कैसे करा, क्या क्या चीज़ें यूज़ करी, कौन सी ऐसी टिप्स और ट्रिक्स लगाई जिसकी वजह से मैं इतना अच्छा स्कोर कर पाई हूँ। तो सबसे पहले वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं ये बोलना चाहती हूँ कि देखो, ये ज़रूरी नहीं कि तुम बहुत ज़्यादा कर रहे हो तो ही तुम्हारे बहुत ज़्यादा नंबर आएंगे। कम कर कर भी और कम सोर्सेज से पढ़कर, कम चैप्टर्स कर कर भी हम बहुत अच्छा स्कोर कर सकते हैं। और इसी प्रिंसिपल को फॉलो कर कर मैंने भी 87 नंबर जो है वो लाए हैं। तो मैं आपको वीडियो की लास्ट में एक ऐसी टिप बताऊंगी, एक ऐसा सीक्रेट बताऊंगी जो कि मैंने मेरा लग गया था, वो सीक्रेट मेरे काम आ गया और मैंने उससे कम 15 से 20 नंबर मुझे एडिशनल उसी ट्रिक की वजह से मिले। तो अकाउंट्स में हमारा सबसे मेन डाउट तो यही रहता है कि हमको पढ़ना कहाँ से है आखिर। तो देखो, आईसीआई मेट जो है ना वो सबसे बेस्ट है। उसके अलावा आपको कुछ रेफर करने की ज़रूरत नहीं है। और ज़्यादा से ज़्यादा अगर आप रेफर करना चाहते हो तो अपने अटेम्प्ट की आरटीपी कर लो, उससे ज़्यादा बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। मैंने सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मेट करी थी, उसके अलावा कुछ भी नहीं करा था और मेरे 87 आ सकते हैं। तो आप लोगों का जो भी टारगेट है वो आप डेफिनेटली अचीव कर सकते हो सिर्फ और सिर्फ आईसीआई मेट कर कर भी। तो मैं जब भी कोचिंग पर जाती थी ना, तो मेरे जितने भी फ्रेंड्स होते थे, जितने भी दूसरे लोग होते थे, वो सब है ना जाने कौन कौन सी मॉड्यूल्स जो है वो रेफर करने लग गए थे और उन्होंने आईसीआई मेट तो कर ही लिया था। साथ ही में जो टफ लेवल वाले क्वेश्चंस रहते हैं वो बहुत ज़्यादा वो करने लग गए थे दूसरे मॉड्यूल में से। तो मैं सोचती थी कि यार मेरी तो आईसीआई मेट ही नहीं हो रही है अच्छे से, ये लोग दूसरी मॉड्यूल्स भी रेफर करने लग गए। तो वो चीज़ हमेशा मेरे दिमाग में घूमती थी, लेकिन फिर भी मैं तो हमेशा आईसीआई मेट ही सॉल्व करती थी और उसी ने मुझे इतना बेनिफिट दिया है। मेरे कोचिंग पे हाईएस्ट नंबर आए थे, आप सोच सकते हो। तो कुछ ना कुछ तो गड़बड़ जरूर है। जरूरी नहीं कि आप बहुत ज़्यादा टफ क्वेश्चंस रेफर कर रहे हो तभी आपके बहुत अच्छे नंबर आएंगे। आप जितना कर रहे हो ना उसको बहुत अच्छे से कर लो, एटलीस्ट उस पर अपनी बहुत अच्छे से कमांड आपको बना के रखनी है ना। नेक्स्ट बात आती है कि अकाउंट्स में हमको फॉर्मेट का बहुत ज़्यादा ध्यान देना होता है। आईसीआई मॉड्यूल में जो मेथड रेफर कर रखी है, जो मेथड सजेस्टेड है, उसी मेथड से आपको क्वेश्चन सॉल्व करना है। अगर आप कोई और मेथड अपनी रेफर कर रहे हो, किसी और फैकल्टी ने आपको कोई मेथड बताई है, तो मेरे हिसाब से तो वो आपको फॉलो नहीं करनी चाहिए, क्योंकि स्टेप मार्किंग होती है। ठीक है, एग्जामिनर्स रहते हैं जो कि पेपर चेक करते हैं, वो क्या हो सकते हैं, कंफ्यूज हो सकते हैं, उनको वो स्टेप्स नहीं मिलेगी, वो आपको स्टेप मार्किंग नहीं देंगे और आंसर का मुश्किल से आंसर का 1 या 2 नंबर रहते हैं वो आपको सिर्फ मिलेंगे और पूरा जो स्टेप्स के मार्क रहते हैं वो पूरे कट जाएंगे। तो मैं तो हमेशा यही सजेस्ट करूंगी कि जो आईसीआई की मेथड है वही आप फॉलो करते हुए चले और उसके लिए आपको आईसीआई मेट तो पढ़ना ही पड़ेगा। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। नेक्स्ट फिर हमको रहता है अकाउंट्स में कि हम है ना बहुत सारे क्वेश्चंस कैलकुलेटर पर करने की कोशिश करते हैं, जो कि सबसे बड़ी मिस्टेक होती है। एग्जाम में जो है ना वो एमसीक्यूज तो आने वाले हैं नहीं, आपको पूरा पूरा लिखना पड़ेगा, तो आपको प्रैक्टिस भी उसी हिसाब से करनी है। अगर आप कैलकुलेटर पर प्रैक्टिस करोगे अभी आपको लगेगा कि आपको सब कुछ आ गया, लेकिन जब आप एग्जाम में उसको लिखने जाओगे ना, आपसे बनेंगे ही नहीं क्वेश्चन। फिर एग्जाम में बीच में डिमोटिवेशन आएगा कि यार देखा हुआ क्वेश्चन भी नहीं बन रहा है, आगे पेपर बिगड़ेगा। तो ऐसा कोई मतलब नहीं है, करके अभी से है हर क्वेश्चन की रिटर्न प्रैक्टिस करो और मतलब हर क्वेश्चन में आपको कुछ नया सीखने को मिलेगा। तो आईसीआई मेट में बहुत ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, तो हम सभी की रिटर्न प्रैक्टिस कर सकते हैं अभी भी अगर हम चाहे तो भी। नेक्स्ट बात फिर आती है कि हम क्या करते हैं, पहले 12th और 11th में वर्किंग नोट्स का इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंस नहीं रहता था, तो हम फाउंडेशन में भी वही गलती करने लग जाते हैं। लेकिन फाउंडेशन में आप जो भी रफ वर्क का नाम देते थे ना, उसी को यहाँ पर फाउंडेशन में वर्किंग नोट्स बोला जाता है। तो वर्किंग नोट्स जो है ना वो अब हमारे क्वेश्चंस का फेयर पार्ट है, तो हमको अच्छे से वर्किंग नोट्स को भी दिखा कर आना है। उसके भी जो है स्टेप मार्किंग मिलती है, उसके भी कुछ मार्क्स होते हैं। तो आप उसको ऐसा ना करें कि साइड में लिख रहे हो, रफ वर्क करके काट रहे हो, ऐसा नहीं है। उसको प्रॉपर बाकायदा आपको हर स्टेप को बिल्कुल क्लियरली वर्किंग नोट्स के अंदर जो है वो दिखाना है। नेक्स्ट रहता है फिर क्या, अगर हमको कोई चीज़ समझ नहीं आ रही तो हम फटाक से देख लेते हैं कि ठीक है चलो ऐसा ऐसा है ना, भले ही हमको कंसेप्ट समझ आ रहा है नहीं आ रहा है, हम उसको रख लेते हैं कि ऐसा कर लेंगे एग्जाम में, ठीक है। यही सबसे बड़ी गलती होती है। मैं क्या करती थी, मैं जब भी किसी क्वेश्चन पे अटकती थी ना, तो मैं उसको नहीं छोड़ती थी जब तक मेरे को वो पूरा क्लियर नहीं हो जाता है, जब तक मेरे को पूरा अंदर डाइजेस्ट नहीं हो जाती है एक एक चीज़ उसकी, कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। मतलब क्या होता है कभी कभार आईसीआई मेट में, मतलब सेम क्वेश्चन है बट पिछला क्वेश्चन अलग तरीके से करा हुआ था और इस क्वेश्चन को अलग तरीके से कर रखा है।
तो मैं हमेशा कोशिश करती थी कि जानने की कि यार ऐसा क्यों कर रखा है, हर स्टेप के पीछे मेरा आंसर क्यों रहता था। और उस क्यों को ढूंढने के चक्कर में मैं जब कोई एक क्वेरी सॉल्व करने जाती थी ना, तो मेरे को 10 उसके पीछे कंसेप्ट जो है वो क्लियर होते थे। तो आपको भी सेम चीज़ करनी है। अगर आप कहीं चीज़ पर अटक रहे हो तो आपको ऐसा नहीं करना है कि यार ठीक है छोड़कर आगे बढ़ो, आपको उसको ढूंढना है कि ऐसा हुआ तो क्यों हुआ। तो उसके लिए आपको जब वो ढूंढने जाओगे ना, तो आपको बहुत अलग अलग चीज़ों में क्लैरिटी आएगी कि अच्छा ठीक है ये भी हो सकता है, वो भी हो सकता है। और अभी तो रुको, क्लाइमैक्स अभी बाकी है। नेक्स्ट और लास्ट बात जो कि मैंने पर्सनल एक्सपीरियंस अपने जो है वो नोटिस करी थी एग्जाम में, जिसने मुझे बहुत ज़्यादा बेनिफिट करा है, वो ये थी कि जब भी मैं आपको बोल रही हूँ ना अभी कि मेरे को कोई क्वेश्चन नहीं आता था, तो मैं उसके पीछे क्यों ढूंढने जाती थी, जिसकी वजह से मेरे को आंसर्स बहुत सारे ऐसे हो जाते थे कि मेरे को एक एक डिजिट जो है ना वो उनका दिमाग में छप जाता था कि अब ये आने वाला है, ये आने वाला है। और मैंने जो जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट मार्क करे थे ना, जो मुझसे एक बार में नहीं बन रहे थे, 2 बार में भी नहीं बन रहे थे जो क्वेश्चंस, तो वो क्वेश्चंस जो है ना मैंने देखे कि एग्जाम में एज इट इज आए हुए हैं। तो आपसे जो क्वेश्चंस एग्जाम में लाइक हमसे नहीं बनते ना प्रैक्टिस करते वक्त, हम उन क्वेश्चंस को छोड़ देते हैं कि ठीक है यार इस चैप्टर में एक क्वेश्चन ही तो छोड़ा है, और आपको नहीं मालूम है कि आप जो क्वेश्चन छोड़ रहे हो ना वही सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट और वही एग्जाम में आएगा। तो आपको ये गलती बिल्कुल भी नहीं करनी है। आपको अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा है, एट लास्ट आपने पूरा 100% दे दिया आपने उसके ऊपर, तो आपको उस क्वेश्चन को फिर समझ लेना है कि अच्छा ऐसा हुआ, इस वजह से हुआ होगा, याद कर लो भले ही, लेकिन ICAI MET का एक भी क्वेश्चन जो है ना वो छोड़ना नहीं है। ठीक है, पहले पूरे कंसेप्ट समझने की कोशिश करनी है, नहीं आ रहा है तो भले याद करके चल जाओ, लेकिन वो क्वेश्चन जब एग्जाम में एज इट इज बैठेगा ना, तो तुम्हारे पास ये कोई रीज़न नहीं चलेगा तुम्हारा कि यार मैंने तो कंसेप्ट समझने की कोशिश करी थी, इसमें कोई कंसेप्ट नहीं लग रहा है, ये नहीं है वो नहीं है। अगर आपको लग रहा है ना कि ICAI MET का कोई सोल्यूशन बहुत ज़्यादा गलत है, तो आप वो तो लिख के आओ और फिर इस पर आर ओपिनियन करके भी एक और अपना लिख के आ जाओ, लेकिन ICAI वाला आंसर तो आपको लिख कर आना ही है। ठीक है, तो यही मैंने इसका कंक्लूजन निकाला, और ये चीज़ फॉलो करना। आप जो मार्क करोगे ना क्वेश्चंस, डेफिनेटली उनमें से बहुत सारे क्वेश्चंस एग्जाम आपको एज इट इज मतलब A to Z सेम आपको मिल जाएंगे, तो उससे अलग ही कॉन्फिडेंस हो जाता है हमारे एग्जाम में, है ना। सो अगर आज की वीडियो आपको पसंद आएगी तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय। सिर्फ ICAI MET सॉल्व करती थी मैं, और मेरी एक और फ्रेंड जो थी वो जाती थी ना, जब जिस भी कोचिंग पर मैं जाती थी